ओके, नाउ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेस हो गए, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक फॉर्मूला, भी और भी फॉर्मूलेस हैं। लेट्स से अगेन ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दैट इज फोर्स क्या होता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम dp बाय dt, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड। तो dp क्या हो जाएगा, दैट इज f इंटू dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों साइड को क्या करो, जैसे मतलब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा दैट इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, और ये हो जाएगा दैट इज फ्रॉम T1 टू T2, T1 टू T2। तो आप इंटीग्रेशन करके भी कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज डेल्टा P इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू dt फ्रॉम T1 टू T2। इसका मतलब अगर कोई फोर्स की इक्वेशन दे रखी हो इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो इन टर्म्स ऑफ टाइम अगर कोई फोर्स की इक्वेशन दे रखी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर उसको आप इंटीग्रेट करके चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। रिमेंबर, चेंज इन मोमेंटम। तो जो नीट में जो प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं, देखो एक तो ये है, दिस वन हियर, कि फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला। तो रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स। अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया बिलो द ग्राफ भी होता है। इंटीग्रेशन का मतलब एरिया बिलो द ग्राफ भी होता है। इसका मतलब यू कैन से चेंज इन मोमेंटम इज एरिया बिलो फोर्स टाइम ग्राफ। तो ये एफ टी ग्राफ आ रहा है ना, एफ इंटू डी टी। तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है एरिया बिलो एफ टी ग्राफ भी होता है। कैसे, जैसे कि सपोज कर लो दिस वन हियर, अगर सपोज कर लो यहाँ पे कोई ग्राफ दे रखा हो, लुक हियर, ग्राफ इज गिवन हियर। अगर कोई ग्राफ दे रखा है बिटवीन टी एंड एफ, तो सपोज कर लो जो इसका एरिया है, लेट्स से एरिया, इसका जो एरिया है दैट विल गिव यू, इसका जो एरिया होगा दैट विल गिव यू चेंज इन मोमेंटम, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, एक बात और याद रखना, अगर ग्राफ पॉजिटिव में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ ग्राफ अगर पॉजिटिव में भी होता और कुछ ग्राफ नेगेटिव में भी होता, फिर क्या होता, तो फिर अगेन द सेम थिंग हियर, सी हियर, let's say this is time and this is f, and graph is given like this way. तो इसमें क्या है, कुछ ग्राफ पॉजिटिव में भी जा रहा है, कुछ ग्राफ नेगेटिव में भी जा रहा है। तो फिर यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया, माइनस नेगेटिव एरिया, चेंज इन मोमेंटम इज पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया, चेंज इन मोमेंटम। तो कहने का मतलब हमने भी क्या क्या पढ़ा, देखो ध्यान से, फोर्स कैन कॉज एक्सेलरेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको मालूम है। इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास। फिर हमने फोर्स के फॉर्मूलेस पढ़ना स्टार्ट किया। पहला फॉर्मूला पढ़ा डीपी बाय डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब tan थीटा, मतलब स्लोप, स्लोप किसका, मोमेंटम टाइम ग्राफ का। अच्छा, वैसे फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम भी होता है, दैट इज डीपी बाय डीटी। चेंज मोमेंटम क्या होगा, एम वी माइनस यू अपॉन टी, और v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यार का मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो फोर्स देता है, दैट स्लोप इज फोर्स। ओके, फिर मैंने बताया आप इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं, f इज इक्वल टू dp बाय dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लिया, तो इंटीग्रेशन से ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। फिर इंटीग्रेशन का मतलब एरिया बिलो द ग्राफ भी होता है। इसका मतलब फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है दैट विल गिव यू चेंज इन मोमेंटम।
इज इट क्लियर? तो अगर सपोज उससे पॉजिटिव में है तो कोई बात नहीं, एरिया इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। लेकिन कुछ ग्राफ पॉजिटिव में है और नेगेटिव में है, क्योंकि मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया। हैव अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट फोर्स एवरीबॉडी? समझ में आया कि फोर्स कैसे निकालना है? प्रियंका, हैव अंडरस्टूड फोर्स कैसे निकालना है? व्हाट आर द वेरियस मेथड टू कैलकुलेट फोर्स? और फिर मोमेंटम कैसे निकालना? मोमेंटम नहीं, चेंज इन मोमेंटम। एवरीबॉडी गॉट इट ना? समझ में आया? प्रोसीड करें आगे। यस कौशल। हाँ सर। ठीक है ना, समझा ना? देखो कोई डाउट है किसी फॉर्मूले में? कोई पूछना चाहता हो तो मैं बता दूं कैसे आता है। तो ये सब फॉर्मुलेज है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। दीज आर आल्सो फॉर्मुले, ये भी फॉर्मुलेज हैं बेसिकली, ये जो हमने इधर किए हैं, दिस वन हियर, दीज आर द फॉर्मुलेज। तो 1 2 दिस ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला हो गया हियर। फिर एरिया से निकाल सकते हैं आप चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर फोर्स। ठीक है, ओके, वापस आते हैं। नाउ और भी फॉर्मूलेज हमारे पास हैं, ये 3, पॉइंट नंबर 3। नाउ पॉइंट नंबर 4। एक्चुअली पॉइंट नंबर 4 क्या है? ठीक है, वो सब तो आपको मालूम है। दैट इज कोई अगर द टू ऑब्जेक्ट्स आर, let's say this is m1 and this is m2, ओके, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। ये क्या होगा? फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, नाउ तो व्हाट विल हैपन? These two forces are equal and opposite, तो action is equal to minus time reaction। आपको मालूम है that is action is equal to minus time reaction। तो action reaction they are equal in magnitude but opposite in direction। The force acting on 2 due to 1 is equal to force on acting on 1 due to 2। I am taking mod, magnitude part ले ले रहे हैं। So mass into acceleration is equal to m2 into a2। Remember this one? Okay. Now fifth point, impulse। Yes, anybody? What is the formula for impulse? Impulse का formula क्या होता है? Force into, impulse का formula क्या होता है? Force into, श्रुति, impulse इंटरवल। फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। यस, इम्पल्स को जे, इम्पल्स वैसे जे होता है एफ इंटू टी, एफ इंटू टी। वैसे आपने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, या चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो एफ इंटू टाइम कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी। इट मींस तो इम्पल्स क्या होता है? दैट इज फोर्स इनटू टाइम। तो एफ इंटू डेल्टा टी की जगह आप डेल्टा पी भी लिख सकते हैं। डेल्टा पी का मतलब हुआ एम बी माइनस यू, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एम बी माइनस बी इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, एम बी माइनस। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम ठीक है, लेकिन हमने ऊपर पढ़ा है देखो चेंज इन मोमेंटम के फॉर्मूले क्या है? दीज आर द फॉर्मूलेस फॉर चेंज इन मोमेंटम। ये फॉर्मूलेस किसके हैं? चेंज इन मोमेंटम के हैं। तो इंपल्स कैसे निकाल सकते हैं? इंपल्स हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी। इंपल्स निकाल सकते हैं एरिया बिलो एफ टी ग्राफ, बिलो फोर्स टाइम ग्राफ। तो रिमेंबर इंपल्स इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फॉर्मुलेज हो गए। इंपल्स फोर्स इनटू टाइम होता है, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज मोमेंटम मतलब मास इनटू v माइनस u भी हो सकता है, उसको हम इंटीग्रेशन मेथड से भी ऊपर देखो हमने किया था ना, चेंज मोमेंटम। दिस वन हियर, देयर आर टू फॉर्मुलेस फॉर चेंज इन मोमेंटम। दिस इज वन फॉर्मूला, दिस इज द सेकंड वन। तो ये दोनों हम वहां पे यूज कर सकते हैं।
तो एवरीबॉडी अंडरस्टूड द फॉर्मूला फॉर इंपल्स? आपको यूनिट मालूम है, दैट इज न्यूटन मीटर ऐसा यूनिट। इज इट क्लियर? न्यूटन नॉन न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकंड, सॉरी न्यूटन सेकंड, न्यूटन मीटर तो वर्क डन का हो जाएगा, न्यूटन सेकंड ऐसा यूनिट। ओके, तो इंपल्स क्लियर हुआ सबको? गॉट इट ना? इंपल्स समझ में आया सब? एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट इज इंपल्स? और कैसे कितने मेथड से हम उसको निकाल सकते हैं इंपल्स? ओके, तो हमने फोर्स के फॉर्मूले पढ़े, देन चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं वो पढ़ा, फिर हमने इंपल्स पढ़ा। इंपल्स तो क्लियर है ना सबको बॉयज एंड गर्ल्स? तो कैन आई प्रोसीड? यस सर। ओके, इंपल्स के बाद जो आएगा दैट इज अच्छा, फोर्स का ये कंप्लीट फॉर्मूला नहीं होता है। कंप्लीट फॉर्मूला इज हियर। नाउ कम टू द कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स क्या होता है? दैट इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम mv, टेकिंग डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ले लो dp by dt, टेकिंग डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड। अप्लाई प्रोडक्ट रूल ऑन राइट हैंड साइड, तो dp by dt that is m into first into derivative of second plus second into derivative of first। ठीक है, ये हो गया फोर्स का काम। dp by dt क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू फोर्स। dp by dt क्या हो जाएगा? दैट इज एक्सेलरेशन v dm by dt। ये होता है हमारा फोर्स का कंप्लीट फॉर्मूला। ठीक है, देख लो जरा। चेंज इन मोमेंटम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम को लिख सकते हैं हम लोग फोर्स, और dv by dt को एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फोर्स का जो कंप्लीट फॉर्मूला हो गया दैट इज m into a प्लस v dm by dt। इसमें दो पार्ट देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें दो पार्ट है। नाउ केस फर्स्ट, अगर मास कांस्टेंट है, अगर मास कांस्टेंट है तो हम लोग क्या करेंगे? सेकंड वाला पार्ट यूज नहीं करेंगे। मास कांस्टेंट होगा तो dm by dt जीरो हो जाएगा। विल यूज द फर्स्ट पार्ट ओनली, m into a। इसका मतलब फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यू कैन यूज ओनली इन वन कंडीशन, व्हेन मास इज कांस्टेंट। अब केस टू क्या होता है? केस टू होता है अगर मास वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, मास चेंज हो रहा है। अगर मास वेरी कर रहा है तो फिर फर्स्ट वाला पार्ट यूज नहीं होगा, फिर सेकंड वाला पार्ट यूज होगा, v into dm by dt। तो याद रखना दोनों अलग अलग कंडीशन में, दोनों एक साथ यूज नहीं होते। ठीक है, ये पार्ट यूज होता है जो मास इज कांस्टेंट, ये वाला यूज करते हैं व्हेन मास इज कांस्टेंट, और सेकंड वाला यूज करते हैं व्हेन मास इज वेरिएबल। हैव यू अंडरस्टूड बोथ द फॉर्मूलेस? अच्छा ठीक है, मैं इसका एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, एग्जांपल इसको बोलते हैं वेरिएबल मास प्रॉब्लम। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे ये आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ वेरिएबल मास। समझ में आ गया ना फोर्स का कंप्लीट फॉर्मूला? ये फोर्स का कंप्लीट फॉर्मूला होता है, लेकिन दोनों एक साथ यूज नहीं करते, दोनों अलग अलग कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं। जस्ट सी द कंडीशन। तो फॉर्मूला याद रहेगा ना? m into a when mass is constant, v into dm by dt when mass is variable। Is it clear? Okay, now can I proceed? Have you understood the formula for complete formula for force? अच्छा, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। आई एम टेकिंग वन एग्जांपल। लेट्स से जस्ट हियर, लेट्स से मैं रॉकेट प्रॉब्लम अगर लेता हूं, लेट्स से रॉकेट प्रॉब्लम, लेट्स से रॉकेट इज हियर। ओके, और उसमें फ्यूल जो है वो बर्न कर रहा है। मास ऑफ रॉकेट इज कैपिटल M। M क्या है? दैट इज मास ऑफ रॉकेट प्लस फ्यूल, मास ऑफ रॉकेट प्लस फ्यूल। ठीक है, और V क्या है? वेलोसिटी ऑफ हॉट गैसेस, एग्जॉस्ट गैसेस जो आते हैं, वेलोसिटी ऑफ हॉट गैसेस।
रॉकेट ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए, रॉकेट ऊपर जा रहा है विद फोर्स F, तो गैसेस नीचे आएंगे अगेन विद द फोर्स F, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हॉट गैसेस जो हैं वो नीचे की तरफ आती हैं एक्शन, तो रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, दैट इज रिएक्शन, टू एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, सो dm by dt ले लेते हैं, रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, जिस रेट से फ्यूल बर्न हो रहा है हॉट गैसेस बाहर आ रही हैं, तो गैसेस कैसे बाहर आएंगी, वो फ्यूल बर्न होगा ना, वही फ्यूल बाद में गैसेस बन के बाहर आएगा। तो ये एक वेरिएबल मास का प्रॉब्लम होगा, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हॉट गैसेस बाहर निकलते जाएंगे तो क्या होगा, जो रॉकेट का जो मास होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब ये प्रॉब्लम क्या हो गया, वेरिएबल मास क्या हो गया कि जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है उसका मास कम होने लगता है क्योंकि फ्यूल कम होने लगता है। इज इट क्लियर? ओके, तो रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, द रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, ठीक है, रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। अच्छा, सो टू एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, तो फोर्स निकाल लेते हैं, फोर्स, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम मास इंटू एक्सेलरेशन यूज नहीं करेंगे, ये तो वेरी कर रहा है ना मास, वी विल यूज दिस फॉर्मूला v इंटू dm बाय dt, हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, v इंटू dm बाय dt। ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे फोर्स ऑन रॉकेट, फोर्स ऑन रॉकेट is equal to force exerted by exhaust gas, exerted by exhaust gas, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू v इंटू dm बाय dt। तो v क्या है, वेलोसिटी ऑफ हॉट गैसेस, और dm बाय dt क्या, रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। वैसे फोर्स क्या हो सकता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, v इंटू dm बाय dt। तो एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट क्या हो जाएगा, दैट इज v इंटू dm बाय dt। ये तो फोर्स हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया, दिस इज फोर्स। अच्छा, m विल कम डाउन, ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। लेकिन इसमें देखने वाली बात क्या है कि अगर ये रॉकेट ऊपर जाएगा विद एक्सेलरेशन a, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड लगेगा, तो फिर नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, दैट इज a माइनस जी। ए की वैल्यू देख लेना, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है, अगर फोर्स पूछेगा एग्जाम में तो इससे कर लेना, तुम एक्सेलरेशन पूछेगा तो फिर ये फॉर्मूला रहेगा, और अगर नेट एक्सेलरेशन रॉकेट पूछेगा तो a माइनस जी हो जाएगा। Have you understood one of the problem of variable mass system? मास वेरी कर रहा है इसमें, इज इट क्लियर? Yes, anybody having doubt? Have you understood all this problem? Yes, Yes, sir. sir. Okay. चलो ठीक है, दो चार बातें कॉपी कर लीजिए, तो मैं आगे नेक्स्ट एक प्रॉब्लम, एक दो प्रॉब्लम और बताता हूँ, क्योंकि वेरिएबल मास के प्रॉब्लम नीट में आ सकते हैं। इज इट क्लियर? तो लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं आता, छोटे फॉर्मुलेज ही होते हैं, तो फॉर्मूला स्टूडेंट डायरेक्टली अप्लाई कर देता है, जैसे एफ इज इक्वल फोर्स पूछ लिया तो v इंटू dm बाय dt बोल दिया हमने। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं आता, स्टूडेंट को मालूम रहता है क्या बोलना। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम लोग, ये भी आ सकता है, जैसे फायरिंग ऑफ बुलेट, फ्रॉम फायरिंग ऑफ बुलेट। ठीक है, सो ये भी वेरिएबल मास का प्रॉब्लम है। सपोज ये बुलेट है और ये मशीन गन टाइप का है, कंटिन्यूअसली फायर कर रहा है, तो ये बुलेट्स आर कमिंग आउट। ठीक है, नाउ लेट्स से दीज आर बुलेट्स, लेट्स से बुलेट है, बुलेट का मास क्या है, दैट इज m, और बुलेट्स बाहर आ रहे हैं विद वेलोसिटी v, वेलोसिटी v से बाहर आ रहे हैं बुलेट, मतलब ईच बुलेट, एक बुलेट की बात की, ईच बुलेट हैविंग मास m, और उसकी जो वेलोसिटी है वो v है। हाउ मेनी बुलेट्स आर कमिंग, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज n,
n is the frequency of emitting bullet, frequency with which bullets are emitting. Bullets are emitting. With which bullets are emitting, with which. ठीक है, तो ये भी एक वेरिएबल मास का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि जैसे जैसे बुलेट बाहर आएगा और गन का मास कम होता जाएगा, जो मशीन गन है उसका मास कम होता जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो टू एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आपको मालूम है कि बुलेट्स अगर राइट तरफ जा रहे हैं तो गन जो है वो लेफ्ट की तरफ आएगा। बुलेट्स अगर राइट तरफ जा रहे हैं तो गन जो है वो राइट तरफ आएगा। सॉरी, बुलेट अगर राइट तरफ जा रहा है तो गन पीछे की तरफ आएगा, रिकॉइल करेगा लाइक दिस वे हियर। तो ये फोर्स ऑन बुलेट हो गया, ये फोर्स ऑन गन हो गया। आर यू गेटिंग? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? अगेन ये वेरिएबल मास का प्रॉब्लम है। तो फोर्स with which gun recoils to force with which bullets are emitting, तो फोर्स क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू v इंटू डी एम बाई डी टी। तो ये क्या हो जाएगा? v इंटू एम बाई टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और 1 अपॉन टाइम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। 1 अपॉन टाइम को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा दैट इज एन वी एम। तो ये फॉर्मूला याद रखना, एन वी एम। ठीक है? अच्छा, अगर ये बुलेट्स आगे जाके, लुक हियर, अगर ये बुलेट्स ऐसे हैं जैसे ये बुलेट्स आगे जाके इस तरह से कोई वॉल है, वॉल से हिट करके रिबाउंड करते हैं, देन अगर वॉल से हिट करके रिबाउंड करते हैं बुलेट्स, तो नाउ लेट्स से बुलेट रिबाउंड्स, ये बुलेट हो गई, वो ऐसे जा रही है और रिबाउंड करती है वापस। इट्स रिबाउंड बैक, रिबाउंड। सपोज कोई रबर बुलेट है, वो हिट करके वापस आती है, तो क्या हो जाएगा? देन तो फोर्स हो जाएगा, डबल कर लेना, क्योंकि वेलोसिटी ये राइट वाली प्लस होती है, लेफ्ट वाली माइनस होती है, तो चेंज करते हैं। तो बेटा राइट वाली प्लस वेलोसिटी है, लेफ्ट वाली माइनस वेलोसिटी है, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो डबल हो जाता है बेसिकली। तो 2 टाइम्स हो जाएगा, रिमेंबर, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, इसको याद रखना, डबल हो जाता है, 2 NVM। इज इट क्लियर? तो ये सब बातें आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। ओके, सो आपको ये दूसरा एनवीएम फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एन फॉर फ्रीक्वेंसी, वी फॉर वेलोसिटी ऑफ बुलेट, each bullet, m is the mass of each bullet. Have you understood this? ये बात समझ में आया आप लोग को? Yes. ठीक है। अच्छा, एक लास्ट है वेरिएबल मास का प्रॉब्लम, थर्ड, वाटर जेट। अगर सपोज कर लो दिस वाटर जेट, वाटर इज कमिंग आउट विद हाई स्पीड, तो v क्या है? वेलोसिटी ऑफ वाटर, वाटर जेट है ये। जैसे फायर ब्रिगेड वाले यूज करते हैं ना, दैट वन। ओके, तो किस रेट से बाहर आ रहा है? दैट इज dm by dt। water ejecting out with the rate of dm by dt। तो rate of ejection of water, ओके। तो टू एवरी एक्शन द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये जिस फोर्स से बाहर आएगा उसी फोर्स से ये पीछे भी जाएगा। ये भी वेरिएबल मास का प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे जैसे उसमें वाटर डिस्चार्ज होता रहेगा, क्या होगा? उसका मास कम होता जाएगा। तो फोर्स क्या हो जाता है? दैट इज v इंटू डी एम बाय डी टी। ठीक है, रिमेंबर, ये बात ध्यान रखना।
इसमें एक फॉर्मूला और भी यूज होता है, वेट 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 वेट, थोड़ा सा डायग्राम को मैं ठीक कर लेता हूँ, एक सेकंड, थोड़ा बड़ा करके डायग्राम को। लिक्विड इज कमिंग आउट, ये लिक्विड है, लिक्विड बाहर आ विद वेलोसिटी v, अंदर पूरा लिक्विड है, ठीक है। ये लेंथ l है और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम यूज कर लिया, दैट फॉर्मूला। लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए। तो एक फॉर्मूला होता है, देखो इसको, हाँ, तो मास इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये फॉर्मूला आता है, एक मिनट में फॉर्मूला से पहले बता देता हूं। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास इज, वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, हाँ, लेंथ को नीचे ले आओ, नहीं, हाँ, लेंथ क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो ये फॉर्मूला तुम याद रखना, ये आया हुआ है नहीं फॉर्मूला, एक मिनट, रो को टाइम को नीचे ले आएंगे, इट बिकम ए वी रो। हाँ, तुम ये फॉर्मूला याद रखना, एक तो ये हो गया, मैं डायरेक्ट याद करना, दूसरा फॉर्मूला बच्चे ये हो गया, एफ इज इक्वल टू वी, डीएम बाय डी जगह ए वी रो रख दिया, ए वी रो। तो फॉर्मूला फोर्स का क्या हो गया, ए वी स्क्वायर रो, यस, इस पे न्यूमेरिकल आया हुआ, दिस वन। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर पावर पूछेगा तो पावर क्या होता है, एफ इंटू वी। पावर क्या होता है, एफ इंटू वी। तो एफ की वैल्यू यहां पे रख दो, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए वी क्यूब इंटू रो। ये भी आया हुआ है, दिस वन, ये दोनों ही फॉर्मूले आए हुए हैं आपके नीट में, दिस वन एंड हियर। पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला कैसे आता है, जैसे मैं छोटा सा क्वेश्चन ले रही हूं अगर पावर का, तो पावर में सपोज अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं, लाइक दिस वे, अगर मुझे वेलोसिटी को डबल करना है तो पावर कितना बढ़ाना पड़ेगा, पावर होता है दैट इज ए वी क्यूब इंटू रो। तो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ये आ चुका है कि अगर मुझे वेलोसिटी डबल करना हो, वाटर जेट की जो बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी को डबल करना है, डबल करूंगा तो पावर कितना बढ़ जाएगा, पावर कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो पावर क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब। अगर वेलोसिटी को तुमने डबल किया तो पावर कितने टाइम बढ़ जाएगा, 8 टाइम बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर, रिमेंबर दी स्मॉल पिटी थिंग्स, ये ध्यान रखना। इज इट क्लियर, सो एक काम करिए, अगर डेरिवेशन नहीं याद करना है, बस फॉर्मुलेज याद रहेंगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो नोट ऑन ऑल द फॉर्मुलेज, तीनों फॉर्मुलेज नोट कर लेना। मैंने 3 वेरिएबल मास के प्रॉब्लम ये नोट किया था, रॉकेट वाला फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मुलेज नोट कर लो। रॉकेट जनरल फॉर्मूला तो नोट कर लिया था आपने, फोर्स के 2 फॉर्मूले होते हैं, हाँ, तो एक रॉकेट वाला नोट कर लो, दिस वन हियर। या मैं काम करूंगा ना, तुम लोग को रिकॉर्डिंग दे दूंगा इसकी, ठीक है, अगर जो बच्चे नोट नहीं भी कर पा रहे हैं ना, क्योंकि क्या है कि इतने कम टाइम में नोट करना भी बहुत इश्यू है, तो मैं क्या करता हूँ, आपको रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दूंगा, तुम लोग उससे देख लेना, ठीक है कि नहीं। तो फिर परेशान मत होना कि अगर कुछ मिस हो गया, कुछ हो गया तो। इज इट क्लियर, Yes, sir. ठीक है, तो मैं दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्योंकि इतने कम टाइम में अगर आप लिखने बैठ जाओगे तो फिर उतना हो नहीं पाएगा फिर। मेरी बात समझ रहे हो ना, टाइम इज वेरी लेस, टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। दूसरा, फायरिंग ऑफ बुलेट का फॉर्मूला बताया मैंने, 2 एनवीएम और 2 एनवीएम। अगर रिबाउंड होके वापस आता है, रिबाउंड इलास्टिकली होना चाहिए, रिबाउंड इलास्टिकली। अच्छा, ये फॉर्मूला देख लीजिए, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं फॉर्मूले, ये सब फॉर्मूले हैं बेटा, 1 this 2 and this one, जो स्टार लगा है, these are the formulas. Have you understood? ओके, नाउ ये तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, फोर्स, अभी तो सिर्फ फोर्स डिस्कस किया। फोर्स में आप देखो कितने फॉर्मुलेस हो गए,
ठीक है ना। चेंज इन मोमेंटम डिस्कस किया, इम्पल्स डिस्कस किया, ये सब बताया आपको। ठीक है। नाउ अब जरा हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे आ जाते हैं जरा। ठीक है। अच्छा, एक और काफी पॉपुलर प्रॉब्लम वो भी कर लेते हैं, जैसे ये। हाँ, आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, law of conservation of linear momentum. Okay, now can I scroll it? आप लोग को समझ में आया? बहुत इंटरेस्ट, मैं पास तो नहीं जा रहा हूँ, आप लोग समझ में आ रहा है ना कौशल? Yes, sir. ठीक है ना, अगर प्रॉब्लम हो तो बताना। ठीक है, तो फिर मैं स्लो जाऊंगा फिर, लेकिन क्या है कि छोटे छोटे फॉर्मुलेज हैं, आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। चलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? इसका स्टेटमेंट क्या है? जैसे ये स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा। इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इज जीरो, then total momentum is conserved. Conserved मतलब कांस्टेंट, ये होता है स्टेटमेंट। लेकिन इसका स्टेटमेंट ध्यान रखना, ये तभी वैलिड है व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। तो जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। जैसे कि दैट इज टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। जितना मोमेंटम पहले होगा उतना मोमेंटम बाद में होगा, लेकिन कंडीशन याद रखना, एक्सटर्नल फोर्स कंजर्व का मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट। इज इट क्लियर? ओके, एक काफी पॉपुलर प्रॉब्लम है, उसको देख लेते हैं जरा। जैसे ये इसमें था कि ये बुलेट फायर करते थे, जैसे देयर इज अ बुलेट गन हियर एंड हैविंग बुलेट इनसाइड। ठीक है, ये बुलेट है, तो ये रेस्ट पे है, लेट्स से। तो इसका टोटल मोमेंटम क्या होगा? जीरो। जब बुलेट फायर करते हैं तो व्हाट विल हैपन? बुलेट बाहर आएगा विद सम मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ बुलेट। गन पीछे की तरफ जाएगा, मोमेंटम ऑफ गन। ठीक है, क्योंकि टोटल मोमेंटम स्टिल जीरो होना चाहिए बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जितना मोमेंटम राइट की तरफ होता है ना, उतना मोमेंटम लेफ्ट की तरफ होता है, राइट वाला प्लस ले लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन should be equal to zero. Momentum of gun should be equal to zero. इसका मतलब क्या है? मोमेंटम ऑफ बुलेट अगर राइट की तरफ होगा तो गन जो है वो लेफ्ट की तरफ होगा, तो माइनस मोमेंटम ऑफ गन। अगर मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो क्या होगा? दोनों के मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे, मॉड ले लेते हैं, तो मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। तो क्या होगा? मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज होता है, रिमेंबर दिस। इज इट क्लियर? तो इसका फर्स्ट एग्जांपल एक तो ये हो गया, आपको याद आ गया होगा, आपने जरूर पढ़ा होगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट एक और होता है कि अगर सपोज कर लो कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज रेस्ट पे, इट्स अ रेस्ट, तो इसका टोटल मोमेंटम क्या होगा? जीरो। अगर सपोज कर लो एक्सप्लोड हो जाता है, देन उसके बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं, लेट्स से दिस इज वन ऑफ द पार्ट। एक पार्ट इधर जाता है, लुक हियर, वन पार्ट इज कमिंग डाउन लाइक दिस वे, बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं। मोमेंटम P1 ये हो जाएगा, दैट इज M2, M1, M3, V2, और ये हो जाएगा V3। अच्छा, तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे तीन मोमेंटम हो जाएंगे ना, मोमेंटम 1, मोमेंटम 2 एंड दिस इज मोमेंटम 3। तो अगर पहले मोमेंटम जीरो था ना, तो आफ्टर एक्सप्लोजन
total momentum that is also becomes zero. इसका मतलब momentum of the first one plus momentum of the second plus momentum of third that should be equal to zero. इसका मतलब m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 is equal to zero. You got this one. इस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं नीट में, पहले पे भी और दूसरे एग्जांपल पे. Have you understood law of conservation of angular momentum? ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना. दिस इज अ फॉर्मूला. हियर दिस इज अ फॉर्मूला. अच्छा, लिंक जा रहा है, 1 मिनट रह गया है. ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन. लिंक अगर चला जाता है ना तो फिर से सेम लिंक ज्वाइन करके आ जाना. इज इट क्लियर? कुछ बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, लिंक ज्वाइन करके आते नहीं है. ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन. इज इट क्लियर? नो. तो देख लो, कुछ कॉपी करना हो तो कर लो, फिर लिंक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से हम ज्वाइन करेंगे.